हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप व्यक्तिगत विवरण पत्रक भी बोलते हो। आपको जैसा कि पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 का रिजल्ट आ चुका है और 1466 कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, और 6 दिसंबर 2022 के पहले आपको आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सबमिट करना है। जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू यहां पे होने वाला है, इस इंटरव्यू में इस फॉर्म का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 60 to 65% आपका इंटरव्यू इसी फॉर्म के बेसिस पर होता है। ये जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपका होता है, यह आयोग के अंदर जो पैनल में इंटरव्यूअर बैठे होंगे उनको आपके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। हर प्रकार की जानकारी उस फॉर्म के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो इसी व्यक्तिगत विवरण पत्रक के बेसिस पर होने वाला है, तो इसको फिल करने में आप गलतियां ना करें। ठीक है, तो आज समझते हैं इसको कैसे फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, किस जगह पे क्या चीजें यहां पे आप लिखोगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, यह आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक यहां पे खोला हुआ है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है 6 प्रतियां। ठीक है, 6 प्रतियों का मतलब ये है कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो आपकी मूल प्रति होगी जो आपकी हैंड राइटिंग में फिल की जाएगी, और उसकी 5 फोटोकॉपी। टोटल कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा आप 6 की जगह 7 यहाँ पे टोटल करें, मतलब 6 प्रतियों की जगह आपको टोटल कितनी रखना है? 7 प्रतियां रखनी है। क्यों रखनी है? 6 तो आपकी सबमिट होने वाली है। अब एक कॉपी आपके पास एटलीस्ट तब तक रहना चाहिए जब तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पता चले पहला भरा, फिर आपने फोटोकॉपी कराई और आपने 6 की 6 सबमिट कर दी। अब आपको खुद ही याद नहीं है कि आपने लिखा क्या था, आपने अपनी हॉबी क्या लिखी थी, आपने अपने बारे में क्या डिटेल लिखी थी। अगर आप वो चीजें भूल जाओगे और वहां पे आपको उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप बैठे रहोगे ऐसे मूक दर्शक बन के। ठीक है, तो एक आप फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा के रखें जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? उस डेट तक आपको वो अपने पास रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस पूरे फॉर्म को देखोगे तो आयोग के द्वारा ये जो फॉर्म आपका है ये पूरा हिंदी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि सर ये जो फॉर्म हमारा है इसको हम हिंदी में फिल करें या इंग्लिश में फिल करें। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा कि पूरा फॉर्म आयोग के द्वारा हिंदी में दिया गया है, तो आप हिंदी को यहाँ पे प्रेफर करें फिल करने के लिए। ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन फॉर्म आपका हिंदी में है तो आप हिंदी में कोशिश करें कि आप पूरे फॉर्म को फिलअप करें। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि आप अगर हिंदी में फॉर्म को फिल कर रहे हो, किसमें फॉर्म फिल कर रहे हो? हिंदी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो हिंदी में जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इस डॉटेड लाइन के नीचे आपको वो अपने हिंदी लेटर्स लिखना है। जैसे आवेदित पद का नाम यहाँ पे लिखा है, तो आपको पता है असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो सहायक अभियंता। क्या बोलते हो? सहायक अभियंता। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे लाइन के नीचे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज मैं आपसे बोलूं कि आप इंग्लिश में फिल कर रहे हो, किसमें फिल कर रहे हो? अगर आप इंग्लिश में फिल कर रहे हो तो इंग्लिश में आप क्या करोगे? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपको इस लाइन के ऊपर लिखना है। क्या करना है? इस लाइन के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर आप यहां पे लिखोगे असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, तो न्यूमेरिक लेटर्स, सॉरी न्यूमेरिक आपके जो डिजिट आने वाले हैं या इंग्लिश के जो लेटर्स आपके आने वाले हैं उसको आप लाइन के ऊपर लिखेंगे,
और जो हिंदी में आप जब फॉर्म को फिल करोगे तो वो लाइन के नीचे आपको लिखना है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो आप भी स्मॉल में लिखो, मतलब कैपिटल में आपको यहाँ पे लेना है, आपके जो भी लेटर्स रहेंगे कैपिटल में आपको लेना है। सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन्होंने साफ साफ ली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको बॉल पेन का यूज करना है। किसका यूज करना है? बॉल पेन का आपको यूज करना है। जेल पेन से आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, बॉल पेन लेना है। सेकंड चीज यहाँ पे याद रखना, आप इसको ब्लू कलर के बॉल पेन से फिल करें। क्लियर? पेन कौन सा होना चाहिए आपका? ब्लू कलर का आपका पेन यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? अब एक एक करके अपन चीजों को यहाँ पे समझते हैं, किस जगह पे क्या चीजें आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पे बनना है। क्लियर? क्या बनना है? आपको आपका आवेदन क्रमांक आपको भरना है। आवेदन क्रमांक मतलब कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था ना, उस टाइम पे आपको आवेदन क्रमांक उस फॉर्म के ऊपर मेंशन है, वो आपको भरना है। और ये जो आवेदन क्रमांक आपका है ये 13 डिजिट का होगा, आप देख लेना आपके फॉर्म में। ठीक है, 13 डिजिट का होगा, 13 डिजिट का आपका ये आवेदन क्रमांक होता है आई थिंक। ठीक है, क्या आप चेकआउट कर लेना एक बार। तो आपको आवेदन क्रमांक यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे लिखा है पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड से आपको क्या करना है? रोल नंबर को फिल कर देना है। नेक्स्ट है साक्षात्कार की तिथि, भाई आई नहीं है, नहीं आई है तो ये आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापन क्रमांक। तो आपको पता है आपका जो विज्ञापन आया हुआ था वो कब आया हुआ था? वो दिसंबर में आया हुआ था। क्लियर? शुद्धि पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे उसके अंदर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपका आया था वो कब आया था? तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विज्ञापन क्रमांक आपका जो था वो क्या था? 16/20/21। और ये कब आया हुआ था? ये आया था आपका 30/12/2021। कब आया हुआ था? 30/12/2021। क्लियर? तो ये आपका विज्ञापन क्रमांक है। क्लियर? तो जो आपका नोटिस आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें आपका मेंशन है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परीक्षा का नाम। क्लियर? नेक्स्ट क्या बनना है आपको? यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम बनना है। अगर आप फॉर्म को हिंदी में भर रहे हो, क्लियर, किसमें भर रहे हो? हिंदी में भर रहे हो, तो परीक्षा का नाम आप देखोगे तो उसी नोटिस के अंदर आप देखोगे तो लिखा होगा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021। तो ये आप पूरा लिखोगे इसके अंदर, परीक्षा का नाम आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021। क्लियर? इस टाइप से आपको ये परीक्षा का नाम इसके अंदर देना है, हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं। आवेदित पद का नाम अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आवेदित पद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सहायक अभियंता। क्लियर? यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे सहायक अभियंता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको आप? असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हो। विभाग का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। क्लियर? अब विभाग के नाम की अगर मैं बात करूं तो विभाग के नाम की बात करें तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लिख देते हैं कि भाई विभाग के नाम जो आपके उल्लेखित हैं, जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अंदर जो आपका विभाग का नाम उल्लेखित हैं, उन सारे विभागों की बात कर रहे हैं। या फिर आप शॉर्ट में उनके नाम लिख सकते हो एज अ प्रेफरेंस। क्लियर? तो मैं आपको ये बोलूंगा आप एज अ प्रेफरेंस विभागों के नाम लिख दें, जैसे कि लोक निर्माण विभाग था आपका। क्लियर? आपका और क्या था? लोक निर्माण विभाग था, और आपका क्या था? जल संसाधन विभाग था आपका। एक नगरीय विकास एवं आवास विभाग था। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग था आपका, पीएचई डिपार्टमेंट जिसको आप बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो विभाग था। तो शॉर्ट में आप उन सभी विभागों के नाम इसके अंदर लिख दें एज आ सीक्वेंस। आपको जो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप उसको मेंशन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है आवेदक का नाम। क्लियर? अब आवेदक के नाम की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया आपको कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम इसमें डाल दूं तो हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो हिंदी में अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया? हिंदी में अपना नाम यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लिखना है तो आप कैप्स लेटर्स में लाइन के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने नाम को यहाँ पे क्या कर दोगे? मेंशन कर दोगे। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी में नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पिता या फिर पति का नाम, क्लियर। तो यहाँ पे आप अपने पापा का नाम या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म दिनांक, क्लियर। अब हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी आपका जन्म दिनांक है वो जन्म दिनांक आपको यहाँ पे लिखना है, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं तो दिनांक आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डेट ऑफ बर्थ की, तो 15/10/1994, क्लियर। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आता है कि शब्दों में आप इसको कैसे लिखोगे, तो शब्दों में तो आपको पता ही है, क्या लिख दोगे आप शब्दों में, आप क्या लिखोगे, देखो मैंने क्या बोला 15/10/1994, तो आपका क्या हो जाएगा 15/10, ठीक है, 1994, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिख जाएगा, क्लियर। तो हिंदी में आप इस टाइप से यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, अगर आपने ध्यान से उस नोटिफिकेशन को पढ़ा हो, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिनांक 01/01/20, क्लियर। तो उसके अंदर एज क्राइटेरिया अगर आप उस नोटिफिकेशन में पढ़ोगे एडवर्टाइजमेंट में, तो उसमें लिखा है कि 01/01/20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको क्या 22, क्लियर। क्या लिखा हुआ मिलेगा 22, मतलब 1/1/2022 ये आपकी बेस डेट हो गई है, जहां से आपकी आयु की गणना की जाएगी कि आप कितने साल के हो। अब गूगल पे आप जाओगे, एज कैलकुलेटर देखोगे, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी आपकी ये बेस एज आ रही है यहाँ पे, जिससे ये एज कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप डालोगे तो उसके अंदर यहाँ पे निकल के आ जाएगी कि आप अभी तक कितने वर्ष के हो गए हो, कितने माह हो गए हैं और कितने दिन हो गए हैं, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना, 1/1/2022 आपका यहाँ पे आने वाला है। गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा सोचते हैं कि 21 का नोटिफिकेशन है तो इसमें 21 आ जाएगा, क्लियर। ये आपके नोटिफिकेशन जो आया हुआ था उसके अंदर मेंशन किया गया है कि एज कैलकुलेशन आपकी कैसे होने वाली है, 01/01/2022 के अकॉर्डिंग होने वाली है, क्लियर। तो आप एज कैलकुलेटर देख लेना, गूगल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 13 नंबर का आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है, कैसा है, यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है, क्लियर। अगर आपका बर्थ ही मध्य प्रदेश में हुआ है, आपका क्या हुआ है, बर्थ ही अगर मध्य प्रदेश में हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख देना जन्म से, क्लियर। आप बचपन से ही यहाँ पे रह रहे हो तो आप सीधा लिखोगे क्या, जन्म से, क्लियर। और अगर आप कहीं अदर स्टेट के हैं और मध्य प्रदेश में रहने लग गए हैं, तो आप अपने ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई कितने साल के आप, मतलब कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला 14 नंबर का पॉइंट, क्या आवेदक मध्य प्रदेश की घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ, अगर हाँ है तो अपने वर्ग जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, या फिर आपका अदर पिछड़ा वर्ग हो गया, OBC हो गया, क्लियर। इसको आपको अंकित करना है, क्लियर। और जो भी अधिकारी है उसके द्वारा जो आपको एक प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया होगा, उस प्रमाण पत्र को आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट में संलग्न करना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी है कि आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मेंशन करना है आपका जो जारी प्रमाण पत्र होगा उसका क्रमांक लिखना है, किस दिनांक में वो जारी किया गया वो लिखना है, क्लियर। क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, संलग्न है या नहीं, तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, क्लियर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, जब भी हाँ और नहीं का कॉलम आएगा तो इसमें से कोई एक चीज आप सिलेक्ट करोगे, या तो हाँ को सिलेक्ट करोगे या तो ना को सिलेक्ट करोगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप हाँ को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको नहीं को क्रॉस करके यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे हाँ लिखना है। ये चीज याद रखना, इन्होंने मेंशन किया है कि आप किसी एक ऑप्शंस को क्या करोगे और एक ऑप्शंस को यहाँ पे कैंसिल करोगे और दूसरे ऑप्शंस को आप वहां पे
लिखोगे। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? हाँ लिखना है। अगर नहीं है तो नहीं को क्रॉस करना है, हाँ को लिखना है। क्लियर? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्लियर? ये साफ साफ मेंशन किया है इन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप बोलो हाँ है तो आपने ये राइट लगा दिया हाँ पे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ये साथ में नोट जो है आपके फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? आवेदक का वर्तमान डाक का पता। क्लियर? तो जैसे कि अगर कोई कोरियर सर्विस वगैरह उससे कम्युनिकेशन अगर आपसे चाहिए उनको, तो उनको डाक का पता चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि या तो आप रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हो, मतलब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो तो आप अपने आसपास का जो थाना होता है उस थाने से आप इंडिकेशन यहाँ पे साथ में दें अपने एड्रेस में, क्योंकि उससे क्या होता है कि एड्रेस की मैपिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है? तो थाने वगैरह को आप यहाँ पे इंक्लूड करें जो भी आपका है। के लिए ग्राम, शहर, जिला, राज्य, पिन कोड, ये सारी चीजें दें। और अगर आप अर्बन एरिया से हैं, क्लियर, शहरी क्षेत्र से हैं, तो आप हाउस नंबर, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 201, ठीक है, आप जिस भी कॉलोनी में हैं, जैसे मैंने बोला पिंक सिटी, ठीक है, मैंने क्या बोला? पिंक सिटी। क्लियर? तो आप अपने हाउस नंबर से यहां पे दें, क्योंकि शहरी एरिया के अंदर हाउस नंबर से आपके एड्रेस की मैपिंग प्रॉपर होती है। ठीक है? ये एड्रेस की बात हो गई। अब अपन पेज नंबर 2 पे आते हैं, स्थायी पता। क्लियर? अब स्थायी पता मतलब क्या होता है? स्टूडेंट है और वो यहाँ पे इंदौर में रह के पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस उसका क्या है? गांव वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है कि स्थायी पता आपका क्या आएगा? अगर आपका वर्तमान डाक का पता और स्थायी पता एक ही है तो आप एक ही भरोगे। क्लियर? अदरवाइज अगर आप अलग अलग जगह पे रह रहे हो तो अलग अलग भरोगे। अब यहाँ पे मेरा मतलब एक ही पॉइंट आएगा, अगर आप अलग अलग भरोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप पिछले 5 सालों से इंदौर में रह के तैयारी कर रहे हैं, क्लियर, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो तो आपके गांव का है, तो आपने क्या किया? स्थायी पता में गांव का नाम डाल दिया और आपने वर्तमान डाक पते में इंदौर का डाल दिया। तो जब इंटरव्यूअर आपका यह व्यक्तिगत विवरण फॉर्म देखेगा तो जो नॉन टेक्निकल वाला इंटरव्यूअर होगा उसके पास आपने 2 पॉइंट दे दिए हैं नॉन टेक में पूछने के लिए। एक तो आपके ग्रामीण एरिया के आसपास का जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहां के आसपास के क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो आपने यहाँ पे स्थायी पता दिया है, मतलब सॉरी वर्तमान पता दिया है, तो वर्तमान पता इंदौर का दिया है तो मतलब इंदौर के आसपास से क्वेश्चंस आपके होंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एड्रेस यहाँ पे एक रखें, ठीक है, आपका जो घर का है, ठीक है, आपका जो घर का है और जो वर्तमान एड्रेस है, क्योंकि मेन कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई घर ज़्यादा बेस्ट है। घर पे कोई ना कोई रहता है, कोई चीज़ अगर डिपार्टमेंट से जा भी रही होगी, कुछ भी होगा तो इजीली आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ में। क्लियर? और दूसरी चीज़, आपने एक पॉइंट बचा लिया इंटरव्यूअर से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 60% आपका इंटरव्यू इसी फॉर्म के बेसिस पर होने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मूल निवास स्थान, क्लियर, आपका जो निवास का स्थान है, मूल निवास का स्थान आपका क्या है वो आपको यहाँ पे भरना है, वो कौन से जिला में आता है वो आपको भरना है। आवेदक का ईमेल आईडी, अब आवेदक का आवेदक का आधार कार्ड नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर इसके अंदर फिल कर दोगे। अब यहाँ पे लिखा आवेदक का ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे कि बोला है कि आपको इस लाइन के ऊपर लिखना है, ईमेल आईडी तो इंग्लिश में ही होगी। तो अब आप क्या करोगे? अब भाई छोटा छोटा इतना छोटा लिखोगे तो कुछ कुछ हो जाएगा उसके अंदर। तो आप क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई सा भी नाम ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया राहुल गुप्ता, ठीक है, अब ये मत बोलना कि राहुल गुप्ता कोई स्टूडेंट है क्या, ठीक है, तो जैसे ले लिया तो यहाँ पे आप इस टाइप से भर दें, राहुल डॉट, जैसे मैंने बोला डॉट गुप्ता @gmail.com। जब आप इसको लिखोगे तो छोटे छोटे लेटर्स में लिखना, और एक चीज याद रखना, ये जो लेटर्स हैं इस लाइन को टच ना करें, क्योंकि ये लाइन को टच करेंगे थोड़े से भद्दे दिखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना, प्रॉपर तरीके से आपको इसको फिल कर देना है। ठीक है? आपका जो आवेदक का मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर आपका जो होगा वो आपको इसके अंदर लिख देना। एक नंबर है तो एक, दूसरा अल्टरनेट नंबर है तो अल्टरनेट नंबर आपको इसके अंदर लिख देना है। ठीक है? ये दोनों नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण आपको प्रमाण पत्र या अंक सूची जो प्रमाणित प्रतियां आप संलग्न कर रहे हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है।
जैसे कि हाई स्कूल की बात करूं तो हाई स्कूल आपका किस बोर्ड से है, वो बोर्ड आपको इसमें लिखना है। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं दिनांक, क्लियर। तो आप मार्कशीट अपनी उठाओगे तो उसके ऊपर आपको वर्ष भी मिल जाएगा, दिनांक भी मिल जाएगा, क्लियर। तो वो दोनों डेटा आपको यहाँ पे भर देना है। आपको कौन सी श्रेणी मिली है तथा प्राप्तांक। अब प्राप्तांक आपको या तो प्रतिशत में देना है या फिर ग्रेड में देना है। अगर आप ग्रेड में, आपका जैसे ग्रेड चलता था तो ग्रेड से कैलकुलेशन करके आपको प्रतिशत में बता देना है। जो भी फॉर्मूला आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होता है वो फॉर्मूला जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कि भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरी इतनी परसेंट आ रही है, इस ग्रेड को मैंने जब कन्वर्ट किया, तो वो भी आपको यहाँ पे संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। परीक्षा के विषय, हाई स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो हाई स्कूल में तो आपके सारे विषय होते हैं, क्लियर। हिंदी होता है, गणित होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, विज्ञान होता है, संस्कृत होता है, क्लियर। तो पूरे के पूरे जो आपके विषय होते हैं, 6 विषय होते हैं, वो पूरे के पूरे विषय के आप यहाँ पे नाम लिखोगे। जिस स्कूल की बात अगर मैं करूं, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की होगी हाई स्कूल की, उस स्कूल का नाम आ जाएगा। अब जो मार्कशीट आपकी होती है, उस मार्कशीट में आपकी जो फोटो लगी होती है ना, उसके ऊपर आपको संलग्न क्रमांक दिया हुआ होता है, वो आपको इसके अंदर भरना है। दैट इज नॉट अ रोल नंबर, क्लियर। रोल नंबर नहीं है, आप सीरियल नंबर बोल सकते हो उस मार्कशीट का, ठीक है। तो वो आपको फिल करना है। सेम आपको इंटरमीडिएट की डिटेल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट की सेम डिटेल आपको देना है जैसी आपने हाई स्कूल की यहाँ पे डिटेलिंग की है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब यहाँ पे स्नातक की बात होगी तो सेम डेटा आपको स्नातक का यहाँ पे देना है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखोगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, क्लियर। तो ये स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात हो गई है। स्नातकोत्तर की अगर मैं बात करूं मतलब ये मास्टर्स की बात होगी। अगर आपने एमटेक या एमई वगैरह किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप मत दें, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने और कोई सा डिप्लोमा सर्टिफिकेशन वाला कोई कोर्स किया हुआ है तो वो आप इसके अंदर दे सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा अगर किया हुआ है तो देखो इस एग्जाम में तो आपसे मांगा नहीं गया था वो, ठीक है। मांगा गया था क्या, नहीं मांगा गया। अगर आपने दे दिया तो समझ लेना एक पॉइंट आपने फिर से इंटरव्यूअर को दे दिया क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो यहाँ पे डेटा दे रहे हो उससे अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% उसका आंसर कर पा रहे हो तो आप उस डिटेल को देना, अदरवाइज आप उस डिटेल को मत देना, क्योंकि अगर आपने डिटेल दी तो क्वेश्चन आपसे जरूर होने वाला है। एक चीज याद रखना, क्लियर। तो जैसे कि मैंने ग्रेड का बताया ना, तो ये लिखा है ग्रेड प्रणाली अंतर्गत यदि किसी परीक्षा में सीजीपी या ग्रेड सिस्टम प्राप्तांक है तो आपको उस विश्वविद्यालय का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कन्वर्ट करने वाला वो आपको अंकित करना पड़ेगा, फॉर्मूले की एक प्रति लगानी पड़ेगी, संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं 20 नंबर वाले पॉइंट की बात करूं तो 20 नंबर का पॉइंट आपका क्या है, विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहां अंकित करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2020 में जो वैकेंसी आई हुई थी मैकेनिकल की, उसके अंदर पूरा का पूरा 1 साल का अनुभव मांगा गया था कि आपको इस डिपार्टमेंट में, इस विषय में आपको अनुभव होना चाहिए, क्लियर। तो वो अनुभव आपको यहाँ पे देना था, क्लियर। जैसे कि धारित पद का नाम, विभाग संस्था का नाम, कब से कब तक आपने काम किया है, वेतन आपकी क्या रही है, अनुभव एवं कार्य का दायित्व क्या था, संस्थान जो आपकी थी शासकीय थी या अर्ध शासकीय थी या फिर अन्य है, क्लियर। तो ये चीज है। तो अब देखो सिविल में अगर देखोगे तो जो डिपार्टमेंट आए हैं उसमें कोई भी आपसे यहाँ पे क्या नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जॉब करके छोड़ चुके हैं, तैयारी में आए हैं, तो उनको लगता है कि अरे मैं ये वाली डिटेलिंग अगर दे दूंगा तो मेरा इंप्रेशन जो होगा इंटरव्यूअर के सामने अच्छा आएगा। बट एक चीज़ याद रखना, आएगा, मैंने मान लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात इंप्रेशन की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप अगर इस डेटा को दे रहे हो मतलब इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो पूरा इंटरव्यू आपका जो होगा वो मॉडिफाइड होके आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ध्यानपूर्वक तरीके से आपको देना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे अगर प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्वेश्चन हुआ तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो तो ही आप इस डेटा को दें, अदरवाइज आप सिंपल वे में इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लागू नहीं है, ठीक है। आप सिंपल वे में क्या लिख सकते हो,
लागू नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एक बार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जरूर देख लें, आपके जो डिपार्टमेंट्स थे कहीं उसमें एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब नेक्स्ट इन्होंने 21 नंबर का पॉइंट क्या बोला है, यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय या अर्ध शासकीय तथा अशासकीय पद पर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। क्लियर। तो ये चीज आपको जैसे कि होते हैं ना, सब इंजीनियर की पोस्ट पे कोई है और उनका एई का पेपर निकल चुका है, क्लियर, तो उन लोगों को तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वो नहीं छुपा सकते हैं भाई, सरकार के पास तुम्हारा डेटा है, क्लियर। तो आपको ये चीजें मेंशन यहाँ पे करनी पड़ेंगी, लेकिन जो बिल्कुल प्राइवेट वगैरह जॉब करके आया है उनके लिए वो वाला पॉइंट था, ठीक है, ये चीज याद रखना। 22 नंबर के पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि आप अन्य किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर जो मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर, जैसे कि आप राजस्थान सरकार के अंदर काम करते हो, क्लियर, तो वहां पे अगर आप सेवारत हैं, मध्य प्रदेश शासन में नहीं है, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 22 नंबर वाले पॉइंट में। अगर यह आप नहीं करते हो तो आप सिंपल सा लागू नहीं है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 23 नंबर का पॉइंट है, यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कर्णिका का स्पष्ट उल्लेख करें। कहने का मतलब ये है कि भाई एज क्राइटेरिया में जो भी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशंस दिया गया था तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, उसमें एज रिलैक्सेशंस में कौन सा क्लोज कहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, 24 नंबर का पॉइंट आपका है, क्या आप भारत के नागरिक हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हाँ और नहीं में आपको जवाब देना है। अगर हाँ जवाब आपका है तो नहीं को आप काटोगे और हाँ में आप जवाब दोगे, क्लियर। ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, मतलब टिक कर दिए, या नहीं पे ऐसा टिक कर दिए, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपका, ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि आप एक नंबर एक किसी को कट करो और दूसरे का आप यहाँ पे आंसर लिखो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है। इसलिए आप देखो भारत के तो नागरिक हो गए, वैसे भी फॉर्म ही नहीं भर पाते अगर आप भारत के नागरिक नहीं होते तो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाते अगर आप भारत के नागरिक नहीं होते तो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। क्या आप विवाहित हैं, हाँ या नहीं में आपको देना है। अगर मैरिड हैं तो हाँ लिखोगे, अगर नहीं हो तो ना लिखोगे, ठीक है। अब वही आ गया यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है वो 40% होनी चाहिए यहाँ पे। अगर हाँ है तो आपको यहाँ पे अपना ये प्रकार बताना पड़ेगा, किस टाइप का प्रकार है और कितना प्रतिशत है, जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो मिल जाएगा, क्लियर। और जो आपका प्रमाण पत्र रहेगा वो आपको इसके साथ संलग्न करना है और हाँ और नहीं में आपको यहाँ पे आंसर देना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हाँ हैं, क्लियर, तो आपको ये सारी यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यदि हाँ तो विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें, क्लियर। राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय का साथ में आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट रहे हैं या आपने भाग लिया हुआ है तो उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देना है, क्लियर। क्या आपको कभी शासकीय तथा अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है, हटाया गया है, क्लियर। अगर हटाया गया है तो भाई न्यायालय में आपको यहाँ पे दंडित किया गया होगा तो उसका भी विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्यों क्या होगा, विभाग की जांच चल रही होगी, क्लियर, तो वो जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो हमारा जो 31 वाला पॉइंट है, आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया है, क्लियर। अगर किया गया है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, नहीं किया गया है तो आप सिंपल सा लिख दोगे लागू नहीं है। ऐसा मत करना आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया, क्लियर, डॉट नहीं लगाओगे ना डैश लगाओगे, आप लिखोगे लागू नहीं है, ठीक है। अब 32 वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं, यदि हाँ तो याचिका का विवरण एवं याचिका की प्रति संलग्न करें। मतलब हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल केस बन जाता है कि आपको हाई कोर्ट ने परमिशन दी है और विभाग को बोला है, मतलब आयोग को बोला है कि आप इनको परीक्षा में सम्मिलित करें, तो वो आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर हाँ है तो, नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशनों आदि के संबंध देना चाहते हैं तो संक्षेप में अंकित करें। अब यहाँ पे क्या आता है, अभिरुचि, मतलब आपकी हॉबी आ जाती है
क्लियर। आप अपनी हॉबी को यहाँ पे दे सकते हो। अगर किसी जर्नल में आपने अपना पेपर पब्लिश किया हुआ है किसी अच्छे टॉपिक्स पर, क्लियर, तो आप उसको भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपका कुछ और आपको जो भी मेंशन करना हो आप कर सकते हो। लेकिन याद वही रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे उतने पॉइंट्स आप इंटरव्यूअर को दे रहे हो क्वेश्चन करने के लिए, क्लियर। तो हॉबी भी आप जो लिखो तो आप वही हॉबी लिखना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कभी ऐसी बना के मत लिख देना। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिए हुए थे तो क्या होता था उस टाइम पे कि मतलब कि बच्चे अपने मन से यहाँ पे हॉबी बना के लिख के ले आते हैं, क्लियर। हम क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप जेन्युइन चीज़ लिखें, और जो भी चीज़ लिखें उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्लियर। उम्मीदवार का घोषणा पत्र है, यहाँ पे हस्ताक्षर आएंगे, नाम आएगा, दिनांक आएगा, स्थान आएगा, क्लियर। और ये जो नीचे वाला आप सेक्शन देख रहे हो ये ऑफिस यूज के लिए है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कहाँ तक फिल करना है, आपको बस यहाँ तक फिल करना है। तो ये आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक था, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती ना करें। आपको नंबर भी दिया गया है, ठीक है। आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो, क्लियर। गलती नहीं करना है। सेकंड चीज़, आपको हिंदी में इस फॉर्म को प्रेफरेंस देना है कि आप हिंदी में भरें, क्योंकि आयोग के द्वारा पूरा फॉर्म आपको हिंदी में उपस्थित कराया गया है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया आप ब्लू कलर के बॉल पेन से ही फॉर्म को फिल करें। ये जानकारी आपकी व्यक्तिगत विवरण पत्रक के लिए थी। अब नेक्स्ट जो आपका फॉर्म आता है, इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ये 2 फॉर्म आपके इंटरव्यूअर के पास होते हैं जिसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, अनुप्रमाण पत्र, क्लियर। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि उसको आपको कैसे फिल करना है। थैंक यू।